जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि मुझे आइंदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ना कहा जाए, मुझे सिर्फ सिंपल जस्टिस काजी फायज ईसा साहब कहा जाए। काजी फायज ईसा साहब, उन्होंने चीफ जस्टिस का प्रोटोकॉल और गाड़ी लेने से इनकार कर दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के चीफ जस्टिस बनने की बहुत सी आवाम को उम्मीद थी, और आवाम का भी ये यकीन है कि काजी फायज ईसा साहब गुज़श्ता अदवार के गुज़रने वाले तमाम चीफ जस्टिस हज़रात की निस्बत मुख्तलिफ होंगे और आवाम के लिए और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने में वो अहम किरदार अदा करेंगे। जिस तरह कि उन्होंने फैज़ाबाद धरना केस में अहम फ़ैसला दिया और ताकतवर हलकों के मुकाबले में भी उन्होंने ज़बरदस्त फ़ैसला करके लोगों के दिल जीत लिए। इन्हीं तवक्कुआत पर पूरा उतरते हुए काजी साहब जो ही हल्फ लेने के लिए जाते हैं तो एक गैर मुतवक्की तौर पर वो अपनी बीवी को अपने साथ खड़ा करते हैं। औरतों को इम्पावर करने के अगर हवाले से देखा जाए तो ये एक अहम पेशरफ थी, उनका बड़ा कारनामा था। इसके साथ साथ उन्होंने प्रोटोकॉल छोड़ दिया, ये भी बड़ा उनका अहम कारनामा था। काजी फायज ईसा साहब, उन्होंने चीफ जस्टिस का प्रोटोकॉल और गाड़ी लेने से इनकार कर दिया। सबसे पहली खबर जो आज दिन की आई वो तो ये थी, वो 1800 सीसी की गाड़ी के अंदर जो है, एंड आई बिलीव दैट्स अ टोयोटा कोरोला, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। बताया जा रहा था चंद कोर्ट रिपोर्टर्स की जानिब से कि इनको BMW गाड़ी जो है अलॉट होती है चीफ जस्टिस को, उन्होंने वो लेने से इनकार कर दिया और घर से सुप्रीम कोर्ट आते हुए रूट भी नहीं उन्होंने लगाया, जबकि एक्चुअली उनका घर जो है बिल्कुल सामने ही है, वैसे सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल सामने, और अक्सर औकात वो वॉक करके ही सुप्रीम कोर्ट आया करते थे। और साथ ही जजेस वाली जो है वो आम सिक्योरिटी जो है वो उनको दी गई। BMW 1 जो उसकी गाड़ी है उसको छोड़कर एक आम टोयोटा कोरोला गाड़ी पर वो अदालत में तशरीफ़ लाई, ये भी उनका एक बहुत बड़ा यानी इक़दाम था और कारनामा है। और इसके साथ साथ उनका ये भी एक बड़ा कारनामा है कि उन्होंने कहा कि मुझे चीफ जस्टिस न कहा जाए बल्कि जस्टिस काजी फायज ईसा के नाम से पुकारा जाए। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि मुझे आइंदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ना कहा जाए, मुझे सिर्फ सिंपल जस्टिस काजी फायज ईसा साहब कहा जाए। तो ये बड़ी अच्छी रवायत है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब कोई चीफ जस्टिस बनने लगता है तो वो 2-4 महीने पहले ही लोगों को बताना शुरू कर देता है कि आइंदा से आपने मुझे सिर्फ जस्टिस नहीं कहना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहना है। तो ये काजी फायज ईसा साहब का ये जो दूसरा कदम है ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। और इसके साथ एक और जो बेहतरीन काम उन्होंने किया कि वो जो अदालत के अंदर कार्रवाई होती है उसे कैमरे की सुपुर्द किया और पूरी पब्लिक को और आवाम को और पूरी दुनिया को दिखाया कि फुल कोर्ट या जो कोर्ट रूम नंबर 1 है उसमें क्या क्या होता है। और ये भी एक उनका कारनामा है। PTV नेशनल के ऊपर जो है इसको लाइव कट किया गया, और चूंकि PTV नेशनल पे लाइव कट था तो दीगर तमाम चैनल्स ने भी जो है उसको लाइव दिखाया। नाउ दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। 76 साल तारीख में आज तक इस तरह नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस तरह लाइव दिखाया जाए। एक नया प्रेसिडेंट जो है वो सेट हुआ है पाकिस्तान की तारीख में, शायद ये पहली दफ़ा हुआ। तो इस तरह के इक़दामात उनके जो इंतहाई खुशाइंद हैं। और इसके साथ साथ जो आज देखने में आया कि जब वो ख्वाजा तारिक रहीम जो बहुत नामी ग्रामी और वेल एडजस्ट वकील भी हैं और बड़ा नाम है उनका वकालत की दुनिया में और इंतहाई महंगे वकील हैं, और इसके साथ साथ इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब भी बहुत महंगे वकील हैं, उनको लाइव जब जा रहा था ये समाअत तो जो जजेस की तरफ से उनको सवालात किए गए तो उनको पसीना आना शुरू हो गया और उनकी प्रैक्टिस की हकीकत लोगों के सामने खुलकर सामने आ गई। लेकिन कल जब ख्वाजा तारिक रहीम साहब अदालत के सामने पेश हुए और जजेस ने बारी बारी जब उनसे सवाल करने शुरू किए और ख्वाजा साहब ने कभी दाएं देखना शुरू किया, कभी बाएं देखना शुरू किया, और इस दौरान पानी भी पीते रहे वो, तो उससे ख्वाजा तारिक रहीम साहब की जो प्रैक्टिस है उसको ठीक ठाक नुकसान हुआ है। बल्कि उनके जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने सोचना शुरू कर दिया है कि अब ख्वाजा तारिक रहीम साहब का शायद गोल्डन टाइम ख़त्म हो गया है, अब हमें नया वकील तलाश करना चाहिए। सेम इसी तरह इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब के साथ हुआ। इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब भी बड़े नामवर वकील हैं, बड़े महंगे वकील हैं, लोग करोड़ों रुपए दे के इनकी सर्विसेज हायर करते हैं। लेकिन कल जब 15 जजेस के सामने वो खड़े हुए और जिस तरह जजेस ने अपने सवालात के ज़रिए इनके गोडे खड़का दिए, इनके टखने और घुटने एक दूसरे के साथ टकराने शुरू हो गए, तो उससे इनकी प्रैक्टिस को भी ठीक ठाक नुकसान हुआ है। तो अब वकीलों ने यह सोचना शुरू कर दिया है कि अगर ये नॉर्मल रूटीन हो गए, अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हर अदालत के अंदर कैमरे लगवा दिए और लाइव कवरेज शुरू हो गई, तो फिर हमारा क्या बनेगा। बल्कि एक बड़े ही सीनियर वकील है पाकिस्तान में, उन्होंने ये भी कहा कि फिर हम अपने क्लाइंट से कहेंगे कि जनाब आपको डबल फीस देनी पड़ेगी, क्योंकि पहली जो फीस होगी वो केस की होगी
اور دوسری فیس جو ہے وہ پوری قوم کے سامنے بے عزت ہونے کی ہوگی۔ یوں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ کمال کہ انہوں نے لائیو دکھانا شروع کر دی ساری کارروائی، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ان کا ایک کمال تھا کہ 15 کے 15 ججز کو اکٹھا کر دیا، یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اور پھر وہ نامی گرامی وکیل کے جو بہت بڑی فیس لیتے ہیں ان کی پریکٹس کا بیڑا غرق کر دیا، اور ان کی کم از کم جو آمدنی کا ذریعہ ہے اس کی اصل حقیقت لوگوں کے سامنے واضح کر دی۔ یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا کمال ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک اہم پیش رفت اور ان کا ایک بڑا کمال یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک عورت کو رجسٹرار کے لیے مقرر کیا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا قدم ہے، اور گویا کہ پہلی عورت ہیں جو رجسٹرار مقرر ہوئی ہیں، اور وہ بھی سیشن جج ہیں۔ تو یہ بھی ایک یعنی انوکھا ان کا اقدام ہے۔ پہلی جو روایت ہے، انہوں نے رجسٹرار کے لیے ایک خاتون کا انتخاب کیا، اور وہ سیشن جج ہیں، اور وہ باقاعدہ عدلیہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ تو پہلی مرتبہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک خاتون کو رجسٹرار بنایا گیا، اور دوسرا اس کا تعلق عدلیہ کے ساتھ ہے۔ تو یہ بڑی اچھی روایت ہے، میرا خیال ہے اس روایت کو جاری رہنا چاہیے، کیونکہ جب آپ جونیئر ججز کو اس پوزیشن پہ لے کے آئیں گے تو اس سے ان کا ایکسپوجر بڑھے گا، اور اس سے وہ بہت زیادہ سیکھ سکیں گے، اور پھر ان کی پریکٹس بھی ہوگی، اور پھر پاکستان کا ایک امیج بھی بہتر جائے گا، بجائے اس کے کہ آپ ڈی ایم جی جو لوگ ہیں ان کے حوالے یہ پوسٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑا اچھا کام کیا۔ ان تمام تر بہترین اقدامات کے باوجود قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے ابھی بہت بڑے چیلنج باقی ہیں، اور ان بڑے چیلنجز میں سے ایک یہ کہ 57,000 کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، اور ہر چیف جسٹس نے آتے ہی ان کو کم کرنے کی بات کی ہے، لیکن کوئی بھی اس کو کم نہیں کر سکا، اور ہر چیف جسٹس ان میں اضافہ کر کے ہی چلا گیا۔ تو قاضی صاحب کے لیے جتنے بھی انہوں نے اقدامات کیے سارے قابل تعریف اور قابل ستائش ضرور ہیں، لیکن اصل چیلنج یہ ہے کہ کیا وہ ان کیسز کو ختم کر دیں گے، پینڈنگ ختم کیسز کو، یا ان کو کم از کم نصف کر دیں گے۔ تو اس 13 مہینے کی ان کی مدت میں ان کے لیے جو بڑا چیلنج ہے وہ ان کیسز کا خاتمہ اور ان کیسز میں کمی کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے سیکرٹ ایکٹ کا جو کیس ہے وہ بھی بڑا چیلنج ہے۔ اس کے ساتھ جو نیب کی ترامیم تھی جن کو جسٹس عمر عطا بندیال نے ان کو ختم کر دیا تھا، وہ کیس بھی ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ اور اس کے علاوہ فوجی اور خصوصی عدالتوں ان کو یعنی درست قرار دینا بھی ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ سو ان تمام چیلنجز کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے چیف جسٹس کے عہدے کا آغاز کیا ہے۔ اب وقت بتائے گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان چیلنجز کے ساتھ کس طرح نبرد آزما ہوتے ہیں۔